चलो, तो कल तक हमने किया था फ्रिक्शन का बेसिक बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन की फ्रिक्शन टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है। और उसके बाद एक तो एप्लीकेशन देखा था फ्रिक्शन का कहाँ कहाँ होता है, राइट। उसके बाद क्या देखा था, क्यों होता है इंटरलॉकिंग और इरेगुलरिटीज़ की वजह से, इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक होते हैं एंड दैट्स वाई फ्रिक्शन हैपन्स, कि फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, राइट। तो मोशन कौन देता है, मोशन देता है फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स का खिंचाव या धक्का, क्या बोलेंगे उसको, धकेलना पुश और पुल। पुशअप को। तो पुश और पुल ऑफ एनी ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय एनी ऑब्जेक्ट कैन अकर, या फिर कैन मेक द फोर्स एग्जिस्ट। तो जो फोर्स है वो मोशन क्रिएट करेगा एंड उस मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन है। यहाँ तक देखा था। तो कल तक जितना हुआ है उसके बाद सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं, दैट इज कि फ्रिक्शन हमारे काम कैसे आता है और हमें नुकसान कैसे देता है। तो उसके टॉपिक का नाम ये है कि फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। तो जो टॉपिक है उसका नाम यहाँ से शुरू होता है कि नेसेसरी एविल, यानी कि इविल भी बोल रहे हैं एंड नेसेसरी भी बोल रहे हैं। यानी कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरतमंद है, बहुत ज़रूरी है, पर वो एक इविल की तरह भी काम करती है कि बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है, राइट। तो कैसे, तो पहले देखते हैं कि नेसेसरी यानी कि हेल्पफुलनेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किस किस तरह से हमें मदद करता है। तो फर्स्ट, पहला तो अपना जो कल वाला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल लिया था दैट इज ग्लास, होल्डिंग ऑफ ग्लास। अब होल्डिंग ऑफ ग्लास की जगह पे तुम होल्डिंग ऑफ एनीथिंग लिख सकते हो। एनीथिंग मतलब कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे, होल्डिंग ऑफ पेन, होल्डिंग ऑफ बुक, होल्डिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो जो ग्लास है उसका क्या एग्जाम्पल लिया था कि ग्लास को अगर पकड़ना है तो तुम्हारे हाथ का सरफेस और ग्लास का सरफेस, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट आने वाला है। वो कांटेक्ट ग्लास के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज कर रहा है। ये जो ग्रेविटेशन नीचे लगा इसकी वजह से ग्लास का नीचे गिरना पॉसिबल था ना, ग्लास को नीचे गिरना चाहिए था, पर बचाया किसने, हमारे हाथ ने लगाए हुए कांटेक्ट ने। इस कांटेक्ट ने तैयार किया फ्रिक्शन दैट इज अपोजिंग द मोशन। ये फोर्स मोशन इस डायरेक्शन में क्या, इस डायरेक्शन में इनिशिएट करता, पर हमारा फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है एंड दैट्स वाई ग्लास इज होल्डिंग, सॉरी दैट्स वाई ग्लास हैज बीन होल्ड बाय आवर हैंड, यस, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ नेल। नेल मतलब जब दीवार में कोई कील ठोकते हो तो दीवार के अंदर उसको फंस के रहना है, वो बाहर निकल के ना आए। कैसे, फ्रिक्शन की वजह से। कैसे फ्रिक्शन, तो नेल का जो एंड है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नेल और इसका एक टिप है, ये दीवार के अंदर धस चुका, तो ये नेल का सरफेस एंड दीवार का सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए हैं कि नेल को भी बाहर निकलने नहीं देगा। तुमने कभी सुना है घर पे, देखा होगा मतलब कि जब दीवार के अंदर होल करते हैं ड्रिलिंग मशीन के साथ, तो इसके साथ एक ऐसा कैप आता है। एक बार फिर से बोलना, आपने क्या बोला? एक सेकेंड, हाँ, जो नेल है ना, नेल, हम्म। इस नेल का एक टिप है ये वाला। अब ये नेल इसके अंदर जाने वाला है, किसके अंदर, दीवार के अंदर। हाँ तो हाँ। दीवार के अंदर जब नेल डालने से पहले ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करते हैं, होल कर दिया उसके अंदर, वो जो होल तैयार हुआ है उससे बहुत सारी मिट्टी बाहर पड़ी, तो डायरेक्ट नेल नहीं ठोकेंगे अंदर, उसके पहले ये ग्रिप लगाते हैं, दिस इज कैप और ग्रिप। ये ग्रिप अंदर डालते हैं दीवार के और उसके बाद ये कील उसके ऊपर से ठोकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक होल है तो इस ग्रिप का ये एंड पहले अंदर जाता है, ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड इस तरह होता है, बाहर बाहर की तरफ ओपन एंड है, और इस ओपन एंड से इस कील को अंदर ठोका जाता है। मतलब ये हुआ ग्रिप और उसके अंदर ये गया है कील, नेल, उसके अंदर ठोकेंगे ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाता है, और उसके बाद नेल नेल बाहर निकलेगा ही नहीं। पता है ये कैसे करते हैं, मतलब ये इसको देखा होगा ना कभी। हाँ, देखा है। पता नहीं, आएगी नहीं आज। हाँ, तो ये क्यों होता है पता है, ये तैयार करता है फ्रिक्शन। क्योंकि जब इस ग्रिप को अंदर डालेंगे तो देखो ओपन एंड बाहर है, यानी कि जो बाहर आ चुका ऐसा जो एंड है ये बाहर की तरफ होगा, तो जब ये अंदर चले जाएगा तो अगर उसको खींचना होगा तो इसको इस दिशा में खींचेंगे ना हम, तो दीवार का सरफेस, ये जो एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो कांटे आए हुए हैं ना बाहर, ये दीवार की सरफेस को अटकेंगे,
दैट इज क्रिएटिंग अ ह्यूज फ्रिक्शन एंड दैट्स वाई नेल बाहर नहीं निकल पाता। तो हमारा जो बेसिक एग्जाम्पल ये था कि नेल इन अ वॉल, तो वॉल के सरफेस के साथ इस नेल का ऐसा फ्रिक्शन होता है कि फ्रिक्शन की वजह से उसको निकालना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, मतलब हाथ से ताकत लगा कि दूसरे मशीनों से खींचा है तो निकल जाएगा वो, पर नहीं निकलेगा आराम से, क्योंकि हम उस पर हेवी वेट जब लगाएंगे तो वो सफिशिएंट, मतलब इनफ हेवी वेट भी लगाएंगे तब भी नहीं निकलेगा। वाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का काम आ रहा है यहाँ पे, होल्डिंग ग्लास, नेल। दूसरा, तीसरा अपना चप्पल, ग्रिप इन फुटवेयर। अगर तुम चप्पल शूज़ को देखोगे तो नीचे से ग्रिप होता है। ग्रिप यानी कि सोल में कुछ डिजाइनिंग बना हुआ है। सोल में हाँ डिजाइनिंग यानी कि मान लो अभी ये तुम्हारा चप्पल का एंड है, मतलब नीचे से, तो ऐसे कुछ भी डिज़ाइन लगा होगा इसके ऊपर। ये होता है ना नीचे से बाहर आया हुआ रबर का डिज़ाइन, वो डिज़ाइन क्या कर रहा है? इरेगुलरिटी तैयार कर रहा है, प्लेन सरफेस नहीं है। दैट इज क्रिएटिंग इरेगुलरिटी, एंड वो इरेगुलरिटी मिट्टी, रॉक, इनके साथ फंस के हमें बैलेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब तुम ऐसे रॉक, ये इरेगुलरिटी वाले चप्पल पहन के जाओगे तो आसानी से चल पाओगे। पर अगर कोई एकदम स्मूथ एंड स्लिपरी सरफेस वाला अगर सोल हो, ऐसी चप्पल पहन के जाओगे तो फिसलेगा नीचे से। टाइल्स पे तो और ज़्यादा फिसलेगा। तो टाइल्स पहले से स्मूथ होती हैं, उसके ऊपर अगर तुम विदाउट ग्रिप वाला चप्पल, सैंडल पहन के जाओगे तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ने का चांस है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी ने चप्पल पे कहाँ फोर्स लगाया है हमें नहीं पता। मतलब कहाँ, मतलब किस डायरेक्शन में, हल्का फुल्का भी डायरेक्शन लगा तो उस डायरेक्शन में अगर फोर्स ज़्यादा हुआ फ्रिक्शन से, अगर इरेगुलरिटी नहीं है तो फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब हमारा फोर्स ओवरकम करेगा तो मोशन देगा, और जैसे ही पैरों को मोशन देगा ऊपर की बॉडी तो हवा में है, एंड दैट्स वाई डिसबैलेंस हैपन्स। समझ में आया? तो फुटवेयर में ग्रिप होना क्यों ज़रूरी है। फिर ग्रिप इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। ग्रिप ऑफ टायर इन व्हीकल्स, तो जो व्हीकल्स के टायर्स हैं उनमें भी ग्रिप्स होते हैं, तुमने देखा होगा वो। अच्छा ये देखा है, मतलब ये जो एक राउंड वाला टायर है, मान लो किसी भी गाड़ी का हो या बाइक का हो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे ये होते हैं छोटे 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 धागे, हम्म तो वो भी साइड का ग्रिप देने के लिए। हालांकि वो जब टायर बन के आता है तो वो रेसिडुअल पार्ट होता है, वो अगर नहीं भी हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी वजह से हल्का खासा ग्रिप तो मिलता है। टर्न पे अगर गाड़ी टेढ़ी हो जाए तो वो टायर का जो साइड वाला ग्रिप होता है वही उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो ग्रिप ऑफ टायर्स इन व्हीकल, ये मेन फ्रिक्शन के मतलब यूजफुल एग्जांपल्स हैं। देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सर, आपकी हाँ, आवाज बराबर से नहीं आ रही। बराबर से मतलब? मतलब ऐसे ऐसे धुंधली धुंधली आवाज आ रही एकदम। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अभी अगर और प्रॉब्लम हो तो बताना। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हुए मेन एग्जांपल्स कि हाउ फ्रिक्शन इज नेसेसरी, या फिर हाउ फ्रिक्शन इज हेल्पफुल इन आवर डेली डेली लाइफ। ठीक है, तो इसमें और तुम्हें याद भी आते हैं तो टिप सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये चार मेन फ्रिक्शन की यूजेस। अब देखते हैं कि हाउ इट इज़ इविल ऑल्सो। इविल यानी कि हाउ इट इज़ हार्मफुल। तो अगर इविल होने के रीजंस, या फिर फ्रिक्शन को इतना मतलब हेल्पफुल क्यों नहीं है, या फिर कहाँ हमें नुकसानदायक है, उसका मेन एग्जाम्पल कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तुमने ठंडियों में हाथ घिसे होंगे, हम्म हाथ रब करने पर हीट निकलता है, एंड हीट हम्म निकलने का रीज़न है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से हीट निकलता है, ये ठंडियों में काम आया। ठीक है, पर एविल क्यों बोला गया फिर, ये इसको बुरा चीज़ क्यों बोला गया है? क्योंकि फ्रिक्शंस इन मशीनरी, मशीनरी मतलब फैक्ट्रीज में मशीन्स होते हैं, हमारा फैन भी एक मशीन है, बाइक एक मशीन है, तो सारे मिक्सर, मिक्सर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट फेमिलियर मशीन, कि जिसमें फ्रिक्शन बहुत हेवी लेवल पे होता है। तो फ्रिक्शन यानी कि मशीनरी में फ्रिक्शन जब होगा तो हीट तैयार होगा, पर मशीनरी में फ्रिक्शन जनरेट करने से पहले
अब ये तो फोर्स है या फिर एक एनर्जी का यूजेज है ना। तो जनरेट करने से पहले किसी ने तो एनर्जी दिया होगा, तब जाके फ्रिक्शन तैयार हुआ होगा। तो मशीनरी में एनर्जी मिलता है एंड दैट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इनफैक्ट। तो जो फॉर एग्जांपल मिक्सर है, मिक्सर में तुम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ हुआ, रोटेशनल एनर्जी में। तो वो जो मिक्सर का मोटर घूम रहा है दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर घूमने के साथ साथ अगर वो हीट भी पैदा कर रहा है तो दिस इज अगेन इवॉल्व फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, किसी एनर्जी। तो एनर्जी का एक ही सोर्स है मिक्सर में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन मतलब रोटेशन भी तैयार कर रही है, उस रोटेशन में फ्रिक्शन होने के कारण हीट निकला। यानी कि दिस हीट इज बेसिकली वेस्टेज, क्योंकि इस हीट का कोई काम नहीं है, वो तो साइड प्रोडक्ट से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, एनर्जी से। कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन जब हीट में हुआ, इस हीट का हमें कुछ फायदा नहीं, हमें जो एनर्जी नहीं चाहिए ऐसी अगर निकल रही है दैट इज वेस्टेज। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हैपन्स ड्यू टू फ्रिक्शन, समझा। यानी कि मिक्सर में अगर हीट नहीं निकली तो वो वेरी इफिशिएंटली चला ऐसा हम कहेंगे। पर अगर वो घिस रहा है, किसी अलग मटेरियल से घिस रहा है, और घिसने की वजह से जब हीट आई, यानी कि उसको घिसना मतलब वो जो घिसाई हो रही है उसके अंदर, उसको रोका जा सकता है। उसको अगर कम किया जाए तो वो हीट नहीं निकलेगी और ज़्यादा इफिशिएंटली वो काम करेगा। दिस मीन्स दिस हीट इवॉल्व इन बाय द फ्रिक्शन इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ द एनर्जी, जिससे वो फ्रिक्शन तैयार हो रहा है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि अगर फ्रिक्शन हीट तैयार कर रहा हो तो दैट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। सेकेंड, वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स, मशीनरी के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या हमारा यूजेज वाले ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यूसेज मतलब फॉर एग्जांपल अपना फुटवेयर, फुटवेयर को रफ एंड टफ अगर यूज़ किया जाए, कोई मतलब नॉर्मल चप्पल है, नॉर्मल सैंडल है, उससे तुम ग्राउंड पे भाग रहे हो, तो वो फ्रिक्शन का यूज़ करके तुम्हें बचाएगा गिरने से। तो फ्रिक्शन का यूज़ करना यानी कि इंटरलॉक होना इरेगुलरिटीज़ का। और जैसे ही वो इंटरलॉक होंगे तो बहुत यूजेज के बाद, बहुत सारा यूज़ करने के बाद, वो इंटरलॉकिंग जो है, वो इरेगुलरिटी जो है वो स्लिपनेस में बदलेगी, मतलब वो स्मूथ बन जाएगा। और स्मूथ बनने के बाद भी वो टीयर मतलब वियर एंड टीयर क्या होता है, यूजेज के बाद मशीन का खराब होना, ठीक है। तो वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि फुटवेयर का ग्रिप टूट सकता है, टूट यानी कि फट सकता है, तो चप्पल फटेगी, फटेगी यानी कि वो फ्रिक्शन का ही तो इम्पैक्ट है, घिसाई के बाद होने वाला इम्पैक्ट है। दूसरा, मशीनरी में अगर ब्लेड्स हैं, मान लो जैसे मिक्सर का ही पकड़ो, मिक्सर में ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड्स आपस में घिस रहे हैं, और घिसने की वजह से उनमें एक अपोजिंग फोर्स है जो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। तो एक दूसरे को अपोज करने के चक्कर में जब उन मशीन्स में वियर एंड टीयर हो सकता है, दैट इज ओनली रिटन कि वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मशीन्स में भी अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ के ऑब्जेक्ट्स घिस घिस के खराब हो सकते हैं, दैट इज वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या बचता है इसमें, बस इतना ही। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई यहाँ पे, पांचवा पॉइंट कि ग्रिप ऑफ टायर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ये रह गया कि हमने इससे पहले वाले कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में देखा था मैचस्टिक का वर्किंग। मैचस्टिक के वर्किंग के केमिकल्स याद है क्या? रेड फॉस्फोरस एक होता है, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को यूज़ ना करने के लिए ही रेड फॉस्फोरस को मटेरियल में लाया गया ना। तो रेड फॉस्फोरस के साथ कौन होता है, अच्छा कहाँ पे है ये, स्टिक पे है कि वो घिसने वाली कागज पे है, नहीं पता। रेड फॉस्फोरस एंड पाउडर्ड ग्लास, ये एक पे था, और दूसरे में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, भूल गए सारा। सारा नहीं भूल गया, वो याद नहीं आ रहा अभी। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। हम्म, अच्छा अब ये तो बताओ कि कौन सा स्टिक पे लगा होता है और कौन सा पेपर पे लगा होता है।
यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है बताओ। अरे 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 रेड अरे। फॉस्फोरस हाँ, स्टिक पे होता है। रेड फास्फोरस और ग्लास पाउडर स्टिक पे होता है। एंड हाँ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट इस पे वो होता है। कागज पे होता है जिससे वो आग लगाता है ना, वो घिसने के बाद। वाह बेटा, क्या बात है। उल्टा बोल दिया है। क्या है ये अरे है? हाँ। ये इधर क्यों रहता है? पाउडर्ड ग्लास फ्रिक्शन देता है इस सरफेस पे। बताया तो था, पाउडर ग्लास क्या करता है, फ्रिक्शन के लिए रखा हुआ है। और हम्म, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट जो है वो इस पर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये बर्न करते हैं, दे आर फ्यूल्स मतलब बर्निंग एजेंट्स, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और ये क्या है, ये रेड फास्फोरस कन्वर्ट करता है वाइट फास्फोरस में जब तुम उस पर घिसते हो। इस चीज़ को इस पेपर पर जब घिसा जाता है तो हीट की वजह से रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। एंड ये कन्वर्जन इग्निशन टेम्परेचर को हिट करके आग लगा देता है। और आग इसने लगाया पर जला कौन? ये, क्योंकि ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। सब भूल-भाल गए, क्या है? ए, हाँ, तो इधर ये अपना कि भाई मैचस्टिक इज बर्न्ट यूजिंग फ्रिक्शन। आया? ये हाँ पांचवा सर। यूज यूज हमने इन जनरल लिखा है। बाकी ये वाला तो दो दो चीजें ही बस हो गई कि एविल के लिए क्यों, मतलब एविल क्यों बोला गया फ्रिक्शन को। कि वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स करता है, एग्जाम्पल में लिख दोगे फुटवेयर एंड मशीन्स। और मशीन का जो वियर एंड टियर, इसके साथ साथ मशीनरी में फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। और ये हीट किससे पैदा हुई? एनर्जी से। तो एनर्जी का वेस्टेज ही फ्रिक्शन का एक बैड डिसएडवांटेज है, कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होगा और हम लोग इफ़िशिएंटली रिजल्ट्स नहीं पाएंगे, इफ़िशिएंटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फिर अगर इफ़िशिएंटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों में, है ना? मतलब जहाँ पे मशीन्स हैं वहाँ पे फ्रिक्शन जितना ज़्यादा, जितना कम हो सके उतना होना चाहिए, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कम करने के लिए क्या करते हैं? तो इस टॉपिक का नाम है, मतलब जो नया नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा नेसेसरी इविल वाला टॉपिक हो गया है, जिसमें हमने हेल्पफुलनेस ऑफ फ्रिक्शन एंड वाई फ्रिक्शन इज डिसएडवांटेजेस टू अस, या फिर वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड इविल। ठीक है, ये दो चीज़ें देखी। अब इसके बाद आता है कि अगर वो इविल की तरह बिहेव करेगा, परफॉर्म करेगा, तो हमें उसको कम करना है। तो हाउ टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, ये वाला एक मेन टॉपिक है। कि जहाँ जहाँ हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो मिनिमाइज, हाँ, कि जो ज़रूरत नहीं हो वहाँ वहाँ पर भी है, तो उसको कम कैसे किया जा सके। तो फ्रिक्शन को कम करना, यानी कि पहले पता करना पड़ेगा कि क्या फ्रिक्शन किस तरह, मतलब कि क्यों फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है बताओ? फ्रिक्शन क्यों आता है नेचर में, एग्जिस्ट क्यों करता है वो? फ्रिक्शन नेचर में एग्जिस्ट क्यों करता है? अरे मतलब फ्रिक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अम, किसकी वजह से हो रहा है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का बेसिक बताओ कि फ्रिक्शन क्यों हो रहा है। अरे क्या हुआ? अरे बोलो, अम, किसकी वजह से होता है फ्रिक्शन? जब मे बी बिकॉज ऑफ पुश एंड पुल। पुश एंड पुल किसका? क्या होता है एग्जैक्टली जब फ्रिक्शन है ऐसे बोलते हैं हम? सबसे पहला लेक्चर, लेक्चर मतलब सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, एक तो अपोज करता है मोशन को। क्यों करता हाँ, है? क्यों करता है, क्या होता क्या है वहां पे कि तुम बोलते हो कि हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है? चेंजेस इन शेप साइज। वो तो फोर्स का इम्पैक्ट है। अरे बेसिक चीज ऐसी क्या होनी चाहिए तब जाके वहां पे फ्रिक्शन आएगा, अगर वो नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। क्या है ऐसा? दो टेक्निकल वर्ड्स थे, आई से शुरू होते हैं, लंबे लंबे दो वर्ड्स हैं। ऐसे हाँ, पेजेस पलटो जरा। कल मतलब परसों कुछ मार्क किया है कि नहीं? कि थोड़ा बहुत।
तो थोड़ा बहुत लिखा होगा कुछ तो देखो। ढूंढ के बताओ जल्दी, मैं आगे नहीं जाऊंगा इससे। मतलब तुम्हें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इमेजिन ही नहीं हुआ है क्या? अरे नहीं 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 है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा हाँ नहीं तो है। फिर वो बताओ ना, इमेजिन कि क्या हुआ है, फ्रिक्शन क्यों होता है, क्या ऐसा एजेंट आता है वहां पे कि उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है वहां पे। इंटरलॉकिंग एंड इरेगुलरिटी। हाँ तो इरेगुलरिटी मतलब जो चीज रेगुलर नहीं है, ऐसा सरफेस, ऊपर नीचे ऊपर धोबड़, एंड उनका इंटरलॉकिंग कॉज करता है फ्रिक्शन। अगर इंटरलॉकिंग नहीं हुई तो फ्रिक्शन नहीं होगा, इरेगुलरिटी नहीं हुई सरफेस में तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इरेगुलरिटी का इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन कॉज करता है। फ्रिक्शन क्यों होता है, तो इस इनकी वजह से होता है। तो अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है तो जड़ पे पहुंचो, क्यों हो रहा है ये, इरेगुलरिटीज की वजह से। या तो तुम इरेगुलरिटी खत्म करो या इंटरलॉकिंग खत्म करो। तो इरेगुलरिटी तो भाई सरफेस पे है, ये किसी चीज का सरफेस है जो कि बहुत जूम करके दिखा हुआ है, ऐसे दिखता नहीं है। और इन्हीं के इंटरलॉकिंग की वजह से होता है ना, तो इनका इंटरलॉकिंग तोड़ दो। इंटरलॉकिंग को अगर तोड़ पाओ तो तुम फ्रिक्शन कम कर सकते हो। तो इंटरलॉकिंग को तोड़ना यानी कि व्हाट, तो इसमें पहला, add lubricants. What is lubricant? Now this is a word lubricant which causes lubrication. लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेशन यानी कि स्मूथनिंग एजेंट। बेसिकली लुब्रिकेंट्स जो हैं वो स्मूथनिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि व्हाट, इरेगुलरिटी को, इंटरलॉकिंग को ख़त्म करना। अब देखो ये लुब्रिकेंट्स का काम क्या कैसे करते हैं ये लुब्रिकेंट्स, देखो। तो ये है इरेगुलरिटी, ठीक है, कैसे भी इरेगुलरिटी है। दूसरा सरफेस है ये इरेगुलरिटी, इन दोनों का इंटरलॉकिंग हुआ होता, दैट्स वाई फ्रिक्शन अकर हुआ होता। तो अब क्या करते हैं लुब्रिकेंट्स, यानी कि ऑयल, वाटर, वाटर से ज़्यादा अच्छा लुब्रिकेंट तो ऑयल ही है, ग्रीज, ठीक है। तो ऑयल एंड ग्रीज आर द बेस्ट लुब्रिकेंट्स। वाटर भी लुब्रिकेंट का काम कर सकता है, पर इन सम केसेस, फ्यू केसेस। तो क्या होता है देखो, ये जो ऑयल के पार्टिकल्स है, ये ऑयल जाता है इनके बीच में, बेसिकली ऑयल जाता है इनके बीच में फंसने के लिए। ये, अब मैंने डायग्राम बहुत गलत निकाला है, पर इमेजिन ये कर लेना कि ऑयल जो है वो पूरा इसके अंदर जाएगा। एक सेकंड, चलो अच्छा ही डायग्राम निकाल देता हूँ मैं। ये एक सरफेस की इरेगुलरिटी है और ये दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटी है। अभी जो ऑयल यहाँ पे जाएगा, ये ऑयल इनकी इरेगुलरिटी को भरेगा ऐसा पूरा। और अगर बेसिकली तुम देखोगे तो अगर ऑयल भरा हुआ है यानी कि इन दोनों की इरेगुलरिटी बची ही नहीं। तो बेसिकली बीच में एक ऑयल का लेयर, इसके ऊपर इरेगुलरिटी आई और इसके नीचे इरेगुलरिटी आई, तो फिर इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटी बची ही नहीं। और ऑयल होता है लिक्विड, जो कि गाढ़ा लिक्विड, थिक लिक्विड। तो थिक लिक्विड यानी कि ये अपना थिकनेस मेंटेन करेगा ताकि इन दोनों का कांटेक्ट बना रहे, पर ये इतना भी थिक मतलब सॉलिड की तरह नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव हो सकते हैं। तो ये जो इरेगुलरिटी तुम्हें यहाँ दिख रही है, ये इरेगुलरिटी जो दिख रही है, ये इसके नीचे वाले सरफेस की इरेगुलरिटी के साथ लॉक हुई ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बचा ही नहीं, राइट। तो अगर तुम ऑयल या जो भी लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हो, उन वो लुब्रिकेंट अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो उनके बीच में इरेगुलरिटीज़ का टच होना पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर उनमें मात्रा कम हो तो इसकी लेयर कम बनेगी, और लेयर के हिसाब से इनकी इरेगुलरिटी आपस में हल्का फुल्का फ्रिक्शन कर सकती है। तो बेसिकली जहाँ जितना ज़रूरत है उतना लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब, एड लुब्रिकेंट्स या फिर यूसेज ऑफ लुब्रिकेंट्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। यहीं पे लिख देता हूँ मैं। अम्म, हम्म,
यूसेज ऑफ लुब्रिकेंट्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये हो गया पहला। अब लुब्रिकेंट्स के अंदर कौन कौन आते हैं? लुब्रिकेंट्स यानी कि कौन? ऑयल, ग्रीस। सेकंड मतलब ये जो पहला हुआ, सेकंड में अब लुब्रिकेंट ये हमेशा लिक्विड हो ज़रूरी नहीं है। स्मूथनिंग एजेंट बोला है ना, स्मूथ करने वाले एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे पाउडर। पाउडर यानी कि कौन सी पाउडर? जो हम कैरम पे डालते हैं। तो कैरम वाला पाउडर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि कैरम का सरफेस लकड़ी का और उसके ऊपर चलने वाली वो क्या बोलते हैं उनको, पीसेस, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कम हो। कम कैसे होगा? जो काम यहाँ पे ऑयल ने किया है वो काम वहाँ पर, ये मान लो ये पीस है और ये लकड़ी है, इसके अंदर रहेगा पाउडर का लेयर, और ये पाउडर का लेयर इन दोनों की इरेगुलरिटी को ख़त्म कर देता है। तो पाउडर के ऊपर वो स्लिप होने लगेगा, राइट? ये है थर्ड एग्जाम्पल, जो कि तुम्हारी मतलब सिलेबस में या फिर एग्जाम्पल्स में नहीं है, पर तुम अगर इसको लिखोगे तो बहुत इम्प्रेशन बनेगा। दैट इज आइस, ये एयर हॉकी, पता है? हाँ हाँ। एयर हॉकी टेबल में जो पीसेस हैं कैसे जाते हैं इतने फास्ट? एयर हॉकी का टेबल देखा होगा तुमने, हाँ देखा तो है ना उस सर। टेबल पे होल्स होते हैं छोटे 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 छोटे। हम्म। जब तुम खेलने जाते हो तो वो मशीन ऑन कर देता है, उस होल से हवा आती है। हवा हाँ। आती है यानी कि उसने पीस के और टेबल के सरफेस के अंदर एक हवा का लेयर तैयार किया है, राइट? एंड दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हमने पिछले क्लास में 4 टाइप के फ्रिक्शन देखे थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन हम्म। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, इसके बाद अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब कौन? ऐसा फ्रिक्शन जो फ्लूइड्स की वजह से लगा हुआ है। द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय फ्लूइड इज फ्लूइड फ्रिक्शन। और इस फ्लूइड फ्रिक्शन को ड्रैग भी बोला जाता है। ड्रैग यानी कि ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लूइड ने लगाया हुआ है, ठीक है? तो एयर हॉकी का टेबल, मतलब एयर हॉकी के टेबल पे जो होल्स है वहां से हवा आ रही है, तो जो पीसेस ऊपर से बहुत तेजी से जा रहे हैं यानी कि उनको फ्रिक्शन अपोजिंग मोशन कम है। उनको जब हमने पुश किया है, हमारे फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स ही नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उसके बीच में एयर की लेयर तैयार की है, और वो लेयर फ्रिक्शन कम कर रहा है, दैट इज एक्टिंग एज लुब्रिकेंट, राइट? पर हम्म। लुब्रिकेंट नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि लुब्रिकेंट एक मटेरियल होता है, राइट? ऑयल, ग्रीस जैसा मटेरियल जो स्मूथ करता है उस सरफेस को, जो लॉक होता है उनके इंटरलॉक इरेगुलरिटी में। पर एयर हॉकी में फ्रिक्शन कम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। आया? तो हाउ टू हाँ रिड्यूस सर। फ्रिक्शन कि ये 3 चीज़ें, कि ये जो पाउडर है इसको तुम कैरम बोर्ड के एग्जाम्पल में यूज़ करना। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो तुम एयर हॉकी के टेबल के एग्जाम्पल में यूज़ करना। एंड लुब्रिकेंट को यूज़ करने का, यानी कि इनको कहाँ यूज़ करना है? मशीन्स में, ठीक है? हम्म। और ये हो गया, रिड्यूस वगैरह हो गया। हाँ चलो, हाँ तो अभी ये हो गया कि हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब आता है कि अरे अगर हम फ्रिक्शन को, अब आता है कि हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि अगर देखो रिड्यूस कर सकते हैं तो फ्रिक्शन को इंक्रीज भी किया जा सकता है। और इंक्रीज क्यों करना है? ताकि हमारा जो हेल्पफुलनेस था ना उसमें काम बने, है ना? तो उसमें काम हम्म। बने यानी कि व्हाट, कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल था ग्लास का, तो अगर उसमें फ्रिक्शन बढ़ाना है यानी कि क्या है, मतलब वो यहाँ पे नहीं लिखना है हमें, पर इमेजिन करने के लिए कि अगर तुम हल्के से पकड़ोगे तो ग्लास के डरने गिरने का डर है, पर अगर टाइटली पकड़ोगे तो ग्लास अच्छा खासा हाथ में बना रहेगा। पर हो हाँ। सकता है कि तुम टाइटली पकड़ भी रहे हो पर तुम्हारे हाथ वेट है, ग्लास भी वेट है, तो तुम नीचे गिरने का डर तो तब भी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे हाथ में और उसमें अगर लुब्रिकेशन रहे, लुब्रिकेशन यानी कि तुम्हारे हाथ वेट है, तो वेट होने के केस में फ्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारे ग्लास का है, तो वेट ग्लास या वेट हैंड्स को अवॉइड करना, राइट? अवॉइड अगर उनको करोगे तो तुम अपना फ्रिक्शन का लेवल बढ़ा रहे हो। ये इन जनरल है, टेक्स्ट बुक का नहीं है। सर सेकंड, हाँ मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, इस टॉपिक हाँ, का भी नहीं है, रिलेटेड भी नहीं है। थोड़ा 5 मिनट बाद। अच्छा ठीक है। हाँ, ब्रेक पैड ऑफ साइकिल या फिर बाइक। तुम देखोगे कि बाइक या साइकिल में एक ब्रेक पैड होता है। ब्रेक पैड यानी कि क्या है? कि एक ऐसा व्हील है जो कि रन कर रहा है रोड के ऊपर, पर इस व्हील को लगे हुए हैं रिम्स,
और तुमने देखा होगा कि जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं वो यहाँ पर लगा होता है, राइट? दिस इज डिस्क। तो जो ब्रेक पैड्स हैं वो इस डिस्क को लगे हुए हैं, ना कि व्हील को। यहाँ पर होता है ब्रेक पैड। अब होता क्या है, जब तुम ब्रेक लगाते हो तो ये जो ब्रेक है ये इस व्हील को नहीं रोकता, ये इस ब्रेक डिस्क को रोकता है, और ये डिस्क इस रिम के थ्रू पहियों को रोकती है। यानी कि ये जो डिस्क है ब्रेक से अप्लाई हुई वो इन रिम्स को अपोज करती है, तो इसका जो पूरा फोर्स है वो सारे रिम्स पे चले जाता है, ना कि एक पॉइंट पे। तो सारे रिम्स ने उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एंड दैट्स वाई रैपिड ब्रेक्स हैपन। तो जो एकदम तुरंत तेजी से ऑन द स्पॉट ब्रेक लगते हैं ना, वो डिस्क ब्रेक की वजह से इसलिए लगते हैं कि वो एंटी लॉक का सिस्टम होता है उसमें, जिनमें से ब्रेक पैड कहाँ क्या यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ पे, इस डिस्क पर। तो ये डिस्क पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ब्रेक पैड का यूज है। तो इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, तो ब्रेक पैड को इफिशिएंटली यूज करके एंड रेगुलर मेंटेनेंस से। रेगुलर मेंटेन अगर करते रहेंगे तो उसका एक इफिशिएंसी। तीसरा, इंक्रीजिंग ग्रिप। फ्रिक्शन इंक्रीज करना यानी कि बेसिकली इरेगुलरिटी बढ़ाना। तो इंक्रीजिंग ग्रिप यानी कि बेसिकली इसी का एग्जांपल था वो, मतलब इंक्रीजिंग ग्रिप का एग्जांपल ये था। पर इंक्रीजिंग ग्रिप मतलब कहाँ, फुटवेयर्स में, मशीन्स के मतलब मशीन के जो ब्लेड्स हैं, या फिर जहाँ जहाँ मशीन्स में यूज होने वाला है फ्रिक्शन, वहाँ वहाँ अगर इरेगुलरिटी बढ़ाई जाए तो फ्रिक्शन इफिशिएंटली काम करेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अगर उसका ग्रिप बढ़ाएंगे, ब्रिक ग्रिप बढ़ाएंगे, यानी कि इरेगुलरिटी बढ़ाएंगे, बस। तो हाउ टू इंक्रीज, ग्रिप बढ़ा के, इरेगुलरिटी बढ़ा के। वेटनेस मतलब जहाँ पे स्लिपरी पोर्शन है उसको अवॉइड करके, एंड मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स एक स्पेसिफिक एग्जांपल हुआ, पर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स इज अ गुड एग्जांपल। तो चलो ये हो गया हाउ टू इंक्रीज वाला। बोलो क्या बोल रहे थे? जो अल्कोहल रहता तो वो हाँ होम्योपैथी ट्रीटमेंट में यूज होता ना। हाँ, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। हाँ। होम्योपैथी तो नहीं, मतलब इन जनरल भी अगर तुम्हें वुंड हो जाए, कहीं गिर गए तुम, तो हाँ उसको साफ करने में अल्कोहल यूज कर सकते हैं, हाँ। तो लाइक अगर हमने अल्कोहल की एक या फिर दो बूंद अगर हमने ऐसे swallow की तो फिर ऐसा क्यों होता, उसमें से धुएं क्यों निकलते, ऐसा क्यों लगता? किसमें से धुआं कहाँ निकलता है? लाइक मैं 2-3 दिन पहले एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई थी ठीक क्योंकि है। मुझे खांसी थी, ठीक है। हम्म। उन्होंने क्या किया, 2 बूंद अल्कोहल रहता हाँ। एक बॉटल में था, उन्होंने ऐसे 2 बूंद मेरे टंग पे डाला, हम्म। एंड मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसमें से धुएं निकल रहा। तो धुआं निकला हुआ दिखा कि फील हुआ? फील हुआ, हाँ, तो निकला वो नहीं गरम, लेकिन फील हुआ। गरम होता है। गरम होता है, यहाँ से जाते समय तुम्हें हीट सा फील होगा, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। हाँ, तो वो हीट होता है उसमें, दैट्स वाई इट फील्स लाइक हॉट। तो उससे वेपर या वेपोरेशन वाला नहीं निकलता, वो फील होता है क्योंकि वो गर्म होता है। और वहाँ हाँ से जब तुम, अब जैसे रेगुलर हम जो ड्रिंक करते हैं, वाटर हो या गर्म कुछ भी, तो हाँ वो हाँ अंदर हाँ। जाते जाते जब जाता है ना, तो वो बेसिकली उसका टेम्परेचर है। पर वो जो अल्कोहल है, दैट हम्म। मेक्स अस फील हॉट वहाँ से अंदर। तो उसमें क्या बोलते हैं, वेपराइज वगैरह नहीं है। क्या डाउट था तुम्हारा स्पेसिफिकली, क्या बताया क्या मैंने नीट अच्छे से? हाँ वही था कि यार वो गरम क्यों फील हो रहा है। वो होता है, उसके अंदर हीट होती है। जब तुमने देखा होगा ना, जैसे परफ्यूम की बोतल को, मैंने उस वो कंबशन में बोला था, परफ्यूम की बोतल को अगर तुम माचिस के सामने स्प्रे करोगे तो आग का भड़का निकलेगा। क्यों निकलता है? क्योंकि वो कंबस्टिबल है, उसके अंदर हीट है। उसको ज़रा सा भी इग्निशन टेम्परेचर दोगे तो वो अपना हीट इवॉल्व करेगा, यानी कि उस मटेरियल के अंदर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, उसकी खुद की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। एंड दैट एनर्जी रिलीजेस जब तुम अंदर स्वालो जैसे ही किया, तो वो जब अंदर मतलब जा रहा था, तो उस समय पे वो हीट तुम्हें फील हुई है अंदर से। अल्कोहल वैसा ही होता है। अल्कोहल कंज्यूम करने से नशे भी होते हैं ना? हाँ, ज़्यादा मात्रा में। अच्छा। हम्म। नहीं यही मतलब देखा है मैंने इसलिए। अल्कोहल इज अ मेडिसिन टू, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ फ्रेंड एंड फो, हम्म वैसे अल्कोहल एंटीसेप्टिक भी है। वो डाइजेशन में, जैसे वो 2 ड्रॉप्स जो बोला है, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए भी अल्कोहल यूज होता है, पर हम्म स्पेसिफिक मात्रा में, स्पेसिफिक जगह पे, जहाँ पे उसका लिटरली वो नीड है वहीं पे। पर अगर उसको एज अ कंजम्पशन ट्रीट किया जाए तो फिर वो तो नशे करेगा ऐसे। और अल्कोहल में ऐसा होता है कि अल्कोहल के
मतलब उसके कंपोनेंट्स अंदर जाके जब ब्रेक डाउन होंगे तो वो डाइजेशन के थ्रू ब्रेन में जाते हैं, ब्लड में। तो ब्लड से ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन को एक क्या बोलते हैं, सुस्त कर देते हैं। वहाँ पे सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं उधर। दैट्स वाई एडिक्शन लग जाता है नशे का। ओ, हम्म, और कुछ? नहीं बस इतने। ओके, ठीक है। तो कहाँ थे, क्या किया हमने अभी? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन वाला खत्म किया है। तो अब तक सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब तक क्या क्या किया है? फ्रिक्शन क्यों होता है? इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग की वजह से। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है हमेशा, जहां जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोज में लगेगा। अच्छा, इस पर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तुमको लास्ट में। कितना टाइम बचा है? चलो 15 मिनट, ठीक है, हो जाएगा। फिर उसके बाद किया है हमने कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे उसके ये मतलब हेल्पफुलनेस एंड हार्मफुलनेस। कल वाला क्या किया था? परसों में बेसिक बेसिक ही किया था ना पूरा, कि फ्रिक्शन क्यों होता है, कैसे लगता है, डायरेक्शन में लगेगा, जब ज़्यादा होगा तो कितना, मतलब कम हुआ तो जगह पे बैठेगा। हाँ, उसमें हमने स्टैटिक, स्लाइडिंग और लोडिंग फ्रिक्शन, ये तीनों के बारे में देखा था। तो स्टैटिक मतलब कोई चीज़ बैठी हुई है, उसको मोशन में लाने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज़ इट्स कॉन्सेप्ट। कि अगर कोई बैठा है तो उसको मिनिमम कितना फोर्स लगेगा ताकि वो मोशन में आए, यानी कि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन तोड़े, दैट इज इट्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, क्योंकि जब तुम कम फोर्स लगा रहे हो तो वो बैलेंस कर रहा है, दैट्स वाई फ्रिक्शन इज एक्टिंग ओनली दैट, कि जितना बैलेंस करने के लिए लग रहा है, दैट्स वाई स्टैटिक इज वेरिएबल। तो जब वो मोशन में चलने लगा तो उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड है उसके पास, पर उसका फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, यानी कि स्पीड को कम करते करते जीरो लेके आएगा अगर हमने फोर्स नहीं लगाया तो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन को बैलेंस करते हुए हम अपना फोर्स लगाएंगे। तो बैलेंस करना यानी कि नेट फोर्स जीरो, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वो हम्म। मूविंग जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहना चाहिए। इसलिए हमें जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि जब कोई दो सरफेस के अंदर कोई रोलिंग चीज आई आए तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कीप्स इन बिटवीन ओनली द रोलिंग थिंग एंड द थिंग दैट इज एक्टिंग अपॉन फ्रिक्शन। तो वो है रोलिंग फ्रिक्शन। फिर आज हमने देखा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन एक्टेड बाय फ्लूइड्स। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो अगर फ्लूइड्स के वजह से एक्ट हुआ है तो इसका डेफिनेशन सिंपल यही है कि द फ्रिक्शन एक्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, एंड इसी को बोला जाता है ड्रैग। अब ये ड्रैग वर्ड जो है ये बेसिकली मतलब बहुत बार तुमने या फिर तुम्हें ऐसे सुना ही देगा, कहाँ पे? एरोप्लेन के उड़ने में, एरोनॉटिक्स में, एरोनॉटिक्स। ठीक है। तो एरोनॉटिक्स में देखो, जैसे ये प्लेन है मान लो, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, छोड़ो। ऐसा एरोप्लेन है, ये उड़ने वाला इधर जब टेक ऑफ कर रहा होता है जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो हवा का ड्रैग मिलता है उसको। ड्रैग मिलता है यानी कि हवा उसको ऊपर पुश करेगी, एंड दैट्स वाई टेक ऑफ होता है, राइट? तो टेक ऑफ होने के लिए जो हवा पुश कर रही है दैट इज बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन। और दूसरी एक चीज़ होती है इसको टेक ऑफ करने के लिए, दैट इज लो प्रेशर ऑफ फ्लूइड। ये तुम्हें बाद में पता चलने वाला है, 10th 11th कहीं है, कि प्रेशर जो है हवा का वो कम होने की वजह से दूसरी हवा वहाँ आने का कोशिश करेगी, और दूसरी हवा वहाँ पे आएगी तो वो प्लेन को ऊपर उठाएगी। पर ऊपर उठाएगी पर प्लेन उठना भी तो चाहिए, यानी कि वो उसकी फोर्स से ऊपर आना चाहिए। दैट फोर्स अप्लाइड क्रिएट्स फ्रिक्शन, और उसकी वजह से उसको धक्का मिलता है, वो धक्का फ्रिक्शन देता है। फ्रिक्शन किसने दिया? एयर ने, और एयर एक फ्लूइड है। अच्छा, तुम ये इंग्लिश वर्ड है। फ्लूइड मीन्स द थिंग्स विच फ्लो, थिंग्स विच फ्लो, जो बहते हैं वो फ्लूइड होते हैं। तो बहते कौन है? लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस दोनों को फ्लूइड बोला जाता है, ना कि सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है। तो गैसेस भी फ्लूइड है। तो गैसेस की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन हो या लिक्विड्स की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन हो, दैट इज ड्रैग, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। तो जो लुब्रिकेंट था, लुब्रिकेंट अगर फ्लूइड है तो वो भी फ्लूइड फ्रिक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है। तो बेसिकली लुब्रिकेशन ने फ्लूइड का ये उन दो चीज़ों का फ्रिक्शन कम कर दिया है। पर अगर फ्रिक्शन उन दो चीज़ों के बारे में हो, मतलब सिर्फ मैं बोलूँ कि ये एक इरेगुलरिटी है और ये ऑयल का लेयर है,
तो इन दोनों के बीच में जो लग रहा है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। समझ में आया? बस, तो फ्लूइड फ्रिक्शन का टॉपिक इतना ही है कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। इसमें 2 पॉइंट्स और ये है कि इसमें 2 पॉइंट एक और है कि जो फ्रिक्शन लगने के लिए स्पेसिफिक शेप्स एंड साइजेस होते हैं, शेप्स एंड साइजेस फॉर एफिशिएंट implementation of फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन अच्छे से लगने के लिए, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट होने के लिए उन चीज़ों का स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है। अब स्पेसिफिक शेप एंड साइज किसका? सिंपल तो इमेजिन करो बर्ड्स का। बर्ड जब हवा में उड़ते हैं तो उनको ऊपर उठा के किसने रखा है? हवा ने। तो हवा ने जितना प्रेशर लगाया उसकी हेल्प से वो उड़ते हैं। उनको जो आगे जाने के लिए ड्रैग मिलता है, ड्रैग मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन उनको आगे पुश करता है, दैट्स वाई दे कैन फ्लाई। तो जो फ्लाई करने के लिए उनका शेप बना होता है वो देखना कि पर उनके साइड में है, जो विंग्स हैं उनके पैर फ्लैटन होता है नीचे की तरफ और उनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब फ्लैटेंड है। तो इस फ्लैटेंड सरफेस का जो शेप है दिस इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर फ्लाइंग, वेरी एफिशिएंट टू गेट द हेल्प ऑफ एयर ड्रैग। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन उनको मिलता है उसी तरह से एरोप्लेन का भी शेप बना होता है। एरोप्लेन का भी शेप देखना, आगे की तरफ छोटू सा, मतलब वो जो नैरो होते जा रहा है और पीछे उनके जो विंग्स हैं वो फैले हुए हैं। विंग्स यानी कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं उन्हीं की तरह है। आगे नैरो हो रहा है यानी कि वो फ्रिक्शन को कम कर रहा है। तुम देखना जो मर्सिडीज या जो सुपर कार्स होते हैं ना, सुपर कार्स, उनका शेप ऐसा होता है। हाँ, ये देखिए सुपर कार्स मैंने। का ये क्यों होता है? क्योंकि हवा इधर फ्रिक्शन लगाएगी नहीं। और हमारी जीप देखो, जो डब्बा गाड़ी होती है जो ज़्यादा भागेगी नहीं, मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं है उतना शेप की, तो उसका इंजन यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी शेप ऑप्टिमाइजेशन की, स्मूथनेस की। तो हवा अगर यहाँ पे लग भी रही है, इधर लगेगी, उसको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जिसका स्पीड ज़्यादा होने वाला है, अगर मान लो ये जो सुपर कार्स हैं, ये सुपर कार्स जो 150 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने वाली है, ऐसे भागने वाली है, वो अगर इस शेप में होती है तो कितना हवा का फोर्स लगता है इधर, ये हवा का फोर्स लगता और इस वजह से इसकी स्पीड और कम होती। इसका मतलब ऐसे कार्स को या फिर ऐसे जीप्स को अगर 150 तक लेके जाना है तो कितना एनर्जी लगेगा, क्योंकि उसको पहले से हवा अपोज कर रही है और उस हवा के ऑपोजिशन को ओवरकम करके उसको उतना स्पीड अटेन करना है। यानी कि यहाँ पे कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिनिमाइज हो, कम हो, इसके लिए इस यहाँ पे किया जाता है फ्रिक्शन कम। आया समझ में? हाँ सर। ये जो विंडशील्ड होती है इनका भी शेप देखना, पूरा हवा को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर मतलब वो स्लिप होगी हवा वहाँ पे, तो हवा वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं देगी, स्लिप होते हुए आगे जाएगी, एंड दैट्स वाई फ्लूइड फ्रिक्शन बिकम्स वेरी लेस इन दीज काइंड ऑफ शेप्स। तो ये बहुत कम मिले, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत कम से कम एक्ट हो, इसलिए इन गाड़ियों का, इन एरोप्लेन्स का शेप ऐसे स्पेसिफिक बनाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना ही है फ्लूइड फ्रिक्शन में। सर, जस्ट जो हाँ। सुपर कार रहती है, अगर हम्म। हमने उस पे ज्यादा रेस दी हम्म। तो वो पीछे से धुआं छोड़ती, ठीक है? हाँ, तो धुआं छोड़ने का क्या कारण है, मतलब क्यों? वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल हैं। एक सेकेंड, हम्म, चलो चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो चुका है, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा बाकी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, तो तुमने जो अभी बोला कि गाड़ियों के पीछे से धुआं, तो वो तो सुपर कार्स में भी नहीं है, ऐसे भी आते हैं। इन हाँ जनरल वैसे अपना जो बाइक है उसका अगर क्लच और एक्सेलेटर एक्सेलेटर का अगर क्या बोलते कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसके साइलेंसर में भी काला धुआं निकलेगा। तो वो काला धुआं यानी कि कार्बन, और कार्बन कौन सा? अनबर्न्ड। अब देखो अपना जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब कौन है? पेट्रोल या डीजल है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं रे, हाइड्रोकार्बन। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्यों गलत अलग अलग क्यों है पता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने की चीज़ें हैं, और हाँ। हाइड्रोकार्बन जलाने की चीज़ें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें सी एच ओ तीनों मिला मिला होता है, एंड एच ओ के ग्रुप को बोला जाता है हाइड्रेट। जैसे तुमने H2O को देखा होगा, H2O इज वाटर, एंड वाटर को बोला जाता है ना बॉडी कीप हाइड्रेटेड,
बॉडी का डिहाइड्रेशन हुआ है। तो हाइड्रेशन यानी कि वाटर का कम होना, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का कम होना। तो जहां जहां ये ATE लगा होगा ना, जैसे सल्फेट है, क्लोरेट है, ऐसे जहां जहां ATE लग रहा है वहां वहां ऑक्सीजन, और जैसे ये ClO मतलब Cl और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, वैसे ही कार्बोनेट भी आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है। तो तुमने मुझे लगता है एसिड बेसिस में कैल्शियम कार्बोनेट सुना होगा। हाँ हाँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? CaCO3। कैल्शियम एंड कार्बोनेट मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। तो जहां जहां तुम्हें ATE मिलेगा वहां वहां ऑक्सीजन और मेटल, सॉरी, ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट, उनका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। चलो हम ये देख रहे थे कि हाइड्रोकार्बन, राइट। ओके। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि है कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो जब इसको बर्न करोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने वाला है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये C2H8, नहीं सॉरी, C2H6, C3H8, ऐसे कुछ भी होगा। पर जो कुछ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसको अगर बर्न करोगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 ये मिलने वाला है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो कब मिलेगा? जब इसका पूरा बर्निंग होगा। अगर पूरा बर्निंग नहीं हुआ तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। ये कार्बन पार्टिकल जो हैं वो हैं अनबर्न्ड। अनबर्न्ड यानी कि ना जले हुए, पूरी तरह से ना जले हुए, पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना किए हुए, ऐसे कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं और वो जाके कोक के फॉर्म में निकलते हैं। कोक यानी कि कोयला। तो जो कोयला काला है, सुना, गाना सुना है क्या वो? कौन सा? ए, भाग मिल्खा भाग वाला, कौन सा? कोयला काला है चट्टानों ने हाँ पाला हाँ है। हाँ हाँ, सुना है। हाँ, तो कोयला मतलब कोल। अब बेसिकली ये जो कोल हम बोलते हैं वो पत्थर वाला कोल है, पर ये होता है कोक, COKE। हम्म। ठीक है। तो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो कोक के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, ना कि कोल के। तो ये जो कोक होता है वो काला है, एंड दैट्स वाई उसके पीछे से जो धुआं निकलता है, दे इट अपीयर्स लाइक ब्लैक। क्यों ब्लैक? क्योंकि कोक ब्लैक। कोक मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। आया समझ में? ये हाँ सर। और कुछ? नहीं, बस इतना ही।